जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से और नहायत आसान तरीके से जी भी रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि जो भी हमारे साथ और जो भी हमारे पास इल्म का जो एक ज़रिया है हमारे पास, जो हमारे पास यहाँ तक किसी भी सब्जेक्ट की नज़र में कि किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो भी स्टडीज़ हमारे तक पहुँची हैं वो डेफिनेटली किसी न किसी ने उसके ऊपर कोई ना कोई तहकीक की होगी, कोई तरीके ढूंढे होंगे जिससे वो यहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ तजर्बात किए होंगे। अब जितने भी हमारे पास नॉलेज हैं, ठीक है, या जितने भी हमारे पास डिसिप्लिन्स हैं, साइंसेस हैं, उन सब की तहकीक, उन सब की तजर्बात, अपने अपने सोर्सेज, अपने अपने लाइन ऑफ एक्शन, उन सब के अंदर उन्होंने एक बहुत मेहनत से वो सब चीज़ों को इकट्ठा करके वो मालूमात आप तक पहुँचाई हैं। चूँकि हम लोग साइकोलॉजी और नफ्सियात की सीरीज में पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट्स को देख रहे हैं और उसके टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है रिसर्च के मेथड्स कि साइकोलॉजी के अंदर कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए या जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग तमाम हक़ाइक़ को जानने की कोशिश करते हैं। आया कि वो किसी मामूल या किसी पेशेंट या किसी मेंटल रिटार्डेड बंदे के लिए हो या हमारे एज अ सब्जेक्ट क्यों ना हो। ये जो चैप्टर है ये नहायत इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि हर साल इसके अंदर से एक क्वेश्चन वो लेते हैं। और दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, जो आप नेक्स्ट 4th ईयर में जब आप पहुंचेंगे तो आपको प्रैक्टिकल की जगह पर एक सर्वे करना होगा, ठीक है। उस सर्वे को करने का तरीकाकार आप इसके अंदर पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो हम लोग इसको ध्यान से डिस्कस करते हैं और पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इसको आसान तरीके से समझ भी जाएंगे। हमने बात की थी कि जो मालूमात को या जो फैक्ट फाइंडिंग होती है उसको तलाश करने के लिए या जो फैक्ट फाइंडिंग मेथड्स होते हैं, अगर हमें उसको साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करने हैं तो हम उसको रिसर्च मेथड्स कहते हैं साइकोलॉजी के लिहाज से। तो किसी भी इवेंट, किसी भी इंसिडेंट के बारे में पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो हमें फैक्ट्स मिलते हैं, जिस तरह से हमें मिलते हैं, हम उनको मेथड्स बोलते हैं, उनको रिसर्च के मेथड्स बोलते हैं। और वो शख्स जो ये काम करता है या जो इन्वेस्टिगेशन करता है या जो रिसर्च करते हैं उसे हम रिसर्चर कहते हैं या मुहक्किक भी कहा करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन जो है, जो स्टडी होती है या जो रिसर्च होती है, वो बेसिकली किसी कंडीशन, किसी इंसिडेंट या किसी सिचुएशन के अंदर जो उसके फैक्ट्स होते हैं उसको तलाश करने का नाम होता है। अब इसके लिए जरूरी है कि हम एक केयरिंग, ऑब्जेक्टिव एंड क्रिटिसिज्म वाली जो एक तरीकेकार होता है या क्रिटिसाइज करने वाला, क्रिटिसाइज में बारीक बहीने से उसके हर पहलुओं का अंदाजा लगाना, उसके असबाब, असरात या जो भी उसकी रीजंस हो सकते, उन सब का आपस के अंदर एक ताल्लुक को तलाश करना होता है, जस्ट लाइक अ रिडल। तो हम इसके अंदर जो ऐसी चीजें होती हैं या जब भी हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उसको, उसकी वजूहात को जानने की कोशिश करते होते हैं। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और इसमें कमी बेशी होती रहती है, चाहे वो टाइम के लिहाज से हो, चाहे वो जगह के लिहाज से हो, तो दोनों चीजें इसके अंदर हो सकती है। अब जब आपको पता है कि इसके अंदर कमी या बेशी हो सकती है, तो ऐसी कौन सी रिसर्च होनी चाहिए जिसके अंदर हम उससे हमें लगे कि हमारी ये रिसर्च जो है, उसके लिए उसके अंदर कुछ चीजों का हमने ख्याल रखना है। सबसे पहले जो भी मेथड्स इस्तेमाल कर रहे हो वो ऑब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का फर्क मैं आपको बता देता हूँ। सब्जेक्टिव में जो होता है बंदा, अगर मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उसके रिजल्ट्स भी मेरी सोच पर मबनी होंगे, मैं उसको जैसे मर्जी ग्रिप कर लूँ, या मैं फॉर एग्जाम्पल मुझे जैसी चीज समझ में आती है मैंने आपको वैसी बतानी है, इसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि आप एक प्रॉपर एक चैनल के जरिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बाद में जो आउटपुट आती है, जो आपके पास चीजें आती हैं, हम उसको ही एग्जैक्ट मानते हैं कि ये ऐसी होती हैं चीजें। दूसरा चीज है क्या है कि जो भी आप मेथड इस्तेमाल कर रहे हो वो रिलायबल भी हो, ठीक है, वो एक्यूरेट भी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट जो जब भी रिसर्च की जाती है कि जो भी आपके सोर्सेज होते हैं वो कंट्रोल्ड हो। मीन कि जो चीज आप रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं
वो चेंजिंग ना हो, ठीक है, जो किसी भी लिहाज से चेंज हो सकते हैं, चाहे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, सब्जेक्टिव फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होने ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस चैप्टर के अंदर टोटल 7 तरीक़ेकार है, ठीक है, और इसमें जो नहायत इम्पोर्टेंट है वो भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले का जो तरीका है हमारा ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ऑब्जर्वेशनल मेथड को आपने जब डेफिनेशंस को डिस्कस किया था उसके अंदर स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म और बहुत सारी जितनी भी बाकी डेफिनेशंस थी उन सब के अंदर जितने भी हमने लोगों को डिस्कस किया था उन्होंने सब के सब को इसकी तस्दीक की है। उन्होंने बोला है कि ये सबसे बुनियादी चीज़ जो है साइकोलॉजी के अंदर वो क्या है, ऑब्जर्वेशन है, मुशाहिदा है। अब मुशाहिदे करने का तरीक़ाकार क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ऑब्जर्व करना, हम नॉर्मली कहते हैं इसको ऑब्जर्व करो, इसको गौर से देखो, इसको समझने की कोशिश करें कि ये कैसे हो रही है चीज़ें, कैसे चीज़ें परफॉर्म हो रही है आपके अंदर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक बेसिक्स है, ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर ये बेसिक्स है और ये इसको माना गया है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, आइदर वो पर्पस के लिहाज से कह सकते हैं, आप लोग इसकी नेचर के लिहाज से कह सकते हैं। टोटल कितनी है, 5 है। फर्स्ट वन पे हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, फिर एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन। इंट्रोस्पेक्शन को इंटरनल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं और उसके साथ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन है। फिर नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, फिर फील्ड स्टडी है, देन आखिरी कोरिलेशनल मेथड होता है। अब इंट्रोस्पेक्शन किसे कहते हैं? इंट्रोस्पेक्शन से मुराद है, मैं आपको समझाने के लिए एक बात बताता हूं कि मेरे दिमाग के अंदर जो चीजें चल रही हैं वो सिर्फ मुझे पता है, वो दूसरे शख्स को तब तक उस चीज का एहसास नहीं हो सकता या नहीं अंदाजा नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसको खुद ना बताऊं। और जब मैंने खुद ही बताना है तो खुद मैं कुछ भी बता सकता हूं, ठीक है। अब इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है, अपने आप को जज करना होता है, अपने जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं उनको लर्न करना होता है, उनको देखना होता है। ये तो डेफिनेटली ये तो एक हकीकत है कि हर शख्स जो होता है वो अपने दिमाग या अपने उस वक्त उसकी सोच क्या है वो सिर्फ वो खुद ही जान सकता है। कोई शख्स ये नहीं बता सकता कि आपको भूख लगी हुई है, आपको प्यास लगी हुई है, आप थके हुए हैं, आपको थकावट है, ठीक है, आपको कोई रंज है, आपको कोई दुख है, तब तक जब तक आप खुद नहीं उस चीज को बताते हैं। तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी होती है। अब सेंट ऑगस्टाइन वो बंदा था जिसने सब चीज इससे मुतारफ करवाया, ठीक है, और ये नहायत इम्पोर्टेंट भी है। इसको हम जैसे कंपैरिजन में जाएंगे हम इसको डिस्कस करेंगे इस चीज के अंदर। कुछ नाम मैंने शुरू में भी बताया कि डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे नाम है जो इसको बहुत अच्छी चीज मानते हैं, इसको बेसिक्स मानते हैं कि कोई भी स्टडी करनी हो या किसी भी चीज को देखना हो, साइकोलॉजी के नफ्सियात की जो बुनियाद बनती है वो क्या बनती है, ऑब्जर्वेशन बनती है। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस भी इसके अंदर दिए हुए। सबसे पहली बात तो ये कि ज़हन तक रसाई मिलती है आपको, किसके, अपने। इंट्रोस्पेक्शन हम पढ़ रहे हैं, इंटरनल ऑब्जर्वेशन पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ अपने ही कर सकते हैं। हम आपकी इंटरनल फीलिंग्स को विदाउट इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, नहीं जान सकते। आप इंट्रोस्पेक्शन के जरिए खुद अपनी फीलिंग्स, अपने थिंकिंग, अपने मेंटल प्रोसेसेस को जान सकते हैं। दूसरा ये, आपके अंदर कोई आपको लग रहा है कि आपको कोई मेंटल इशू है, ठीक है, आप जब जाते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो उससे डॉक्टर आपसे क्या पूछता है, आपको जी क्या मसला है आपको, देन आप उसको कुछ मोटी मोटी चीजें बताते हैं, ठीक है। उससे उसको बेस बनाकर उसे लगता है कि इसके फलां बीमारी हो सकती है या फलां बीमारी हो सकती है, फिर वो उस लिहाज से उस चीज को आपको डायग्नोस करने की कोशिश करता है। तो जिसके सिम्टम उसे ज्यादा मिले तो उसके मुताबिक आपको वो मेडिकेशन करने शुरू कर देता है।
अब आपकी मुश्किलात आप कैसा फील करते हैं आपको खुद ही बताएंगे। जब आप खुद बताएंगे तो उसको डेफिनेटली वो सॉल्व भी हो सकती है। क्विक एक्शन क्या होता है? हमने पढ़ा था कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जब भी मेंटल प्रोसेस एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस के तहत चलते हो और हर लम्हा इसके अंदर क्या होता है, चेंज आ रहा होता है। क्विक एक्शन से मुराद क्या होती है? जब भी आप इंसान कोई भी अपने ज़हनी अमाल का मुताला करता है, ठीक है, जब वो खुद अपने बताता है तो उसके ज़रिए, क्योंकि वो एक्चुअल पोजीशन आपका बताता है, एक्चुअल मेंटल कंडीशन उसकी क्या है वो खुद बताता है और फौरन ही उसके बारे में कोई ना कोई हल किया जा सकता है। सिंपल एंड इजी वे है, इसके लिए किसी ऑपरेटर्स की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी तकलीफ को सबसे अच्छे से बता सकते हैं लोगों को। आपको किसी और का मुंह नहीं चाहिए, किसी और के अल्फाज नहीं चाहिए, किसी और के जुबान नहीं चाहिए। आप अपने जो फीलिंग्स हैं वो आपसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकेगा किसी। इकोनॉमिकल है, जैसे हमने बोला, किसी खास किस्म के ऑपरेटर्स की जरूरत नहीं, कोई जगह कोई ऐसी कोई सेटिंग्स की जरूरत नहीं इसके अंदर। आप कहीं भी इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस चीज के बारे में। कन्वीनियंट भी रहता है, ठीक है, क्योंकि ये इंडिविजुअल होता है और आप फौरन ही अपने बराह रास्त लाइव जिसे कहते हैं कमेंटेटरी भी आप अपने दिमाग की कर सकते हैं इसके अंदर। साइंटिफिकली बेस भी फॉर्म करता है, ठीक है। और दूसरा ये है कि बेस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन, हमें दोनों चीजों को ही डिस्कस करना होता है। जब हम एक्सटर्नल ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो हम किरदारियत वाली बात करते हैं, ठीक है। किरदारियत हमने क्या बोला था? जो हम एक्शंस परफॉर्म कर करके दिखाया करते हैं। जब भी हम कोई एक्शन करते हैं या रिएक्शन करते होते हैं तो ये सारा किस नौइयत का होता है? खारजी नौइयत का होता है। डेफिनेटली कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, तो इसके अंदर कुछ इसकी खामियां भी हैं। नॉन साइंटिफिक है। नॉन साइंटिफिक इसलिए भी है कि आप इस चीज को क्रॉस चेक नहीं कर सकते। मैंने शुरू में बोला था कि जब मैं अपनी कंडीशंस के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं आपको कुछ भी बता सकता हूं। आप बाउंड है मेरी फाइंडिंग्स के अंदर, आप लोग बाउंड है कि मैं आपको जो बताऊंगा आप उसी को ही प्रोसेस करेंगे आगे। इनपुट मैंने खुद देनी है और जैसी मैं इनपुट दूंगा आप वैसी मुझे आउटपुट ला के देंगे। दूसरा आता है चेंज। हमने अभी पढ़ा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब हर इंसान जब इस चीज का मुताला कर रहा होता है तो उसकी तो कैफियत या उसकी मेंटल जो स्टेट होती है वो तो फौरन चेंज हो रही होती है। तो इसलिए इंसान क्या होता है, अपनी तमाम कैफियत को वो उस तरह बयान नहीं कर सकता जिस लिहाज से आपका मेंटल प्रोसेस कर रहा होता है। लिमिटेड सा तरीकेकार है, क्योंकि जब आप इस तरह की बात करते हैं कि आप मेंटल जो आपके प्रोसेस की कमेंटेटरी, लाइव कमेंटेटरी करना चाहते हैं, तो ये तो तभी मुमकिन है कि जब आप कॉन्शियस हैं। ये शाऊरी अमाल ही हो सकते हैं जिसके बारे में आपको पता है, आप उसी को डिस्कस करेंगे। और फिर बाकियों का क्या, जो हमने पीछे पढ़ा था सबकॉन्शियसनेस या अनकॉन्शियस, वो फिर इसके अंदर शामिल नहीं होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो इसके अंदर आएगी, एबनॉर्मल पर्सन जो होते हैं, ऐसे लोग जो अपने दिमाग को नहीं समझ सकते, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को अजहार नहीं कर सकते, उस चीज को बता नहीं पाते, उन पे ये अप्लाई नहीं होता। उसके बाद हमारे पास चिल्ड्रंस आ जाते हैं, चाइल्ड्स भी आ जाते हैं, वो भी अपने जहन को नहीं जान सकते और अपने जहन का मुताला इस तरह हमारे पास जानवर भी आ जाते हैं, जानवर भी आपको नहीं बता पाएंगे। ये टॉपिक हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन का है वो यहीं पर हम फाइनल करते हैं इस चीज को। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आएगी। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।